गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप लोग। डिसीजन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं आज पहली क्लास आप देखेंगे, आपकी तो मेरी इंग्लिश की पढ़ी थी टेंस की, उसके जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे से आज स्टार्ट करूँगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। यहाँ तक मैं पूरा पढ़ा चुका था। एक प्रेजेंट के अकॉर्डिंग इंडिफिनिट पढ़ाया था, बताया था सिर्फ। फिर प्रेजेंट से कॉन्टीन्यूअस बताया था, प्रेजेंट से परफेक्ट बताया था और प्रेजेंट से परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस बताया था। कॉन्टीन्यूअस तो मैंने ये भी बताया था, ये प्रेजेंट के जो इतने चारों भाग होते हैं वही पास्ट के भी होते हैं, वही फ्यूचर के भी होते हैं, वही पास्ट के भी होते हैं, वही फ्यूचर के भी होते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट होगा, पास्ट कॉन्टीन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा। फ्यूचर इंडिफिनिट होगा, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होगा। ओके, तो मैं इतना यहाँ तक क्लियर करा चुका था। आज हम स्टार्ट करेंगे, पहली हेडिंग हम डालेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्या? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ओके, तो हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत 5 सेंटेंस आते हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव के अंदर 2 आते हैं, फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकंड इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। ये 5 सेंटेंस, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, कितने हो गए? 5 चौके 20, 20 इसके, 20 इसके, यानी 60 टाइप ऑफ सेंटेंस हो गए। उन 60 प्रकार में कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है हिंदी का अंग्रेजी में, मैं सब आपको सिखा दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला डाल लीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो इसमें इसकी पहचान क्या होती है, हम इसको पहचानेंगे कैसे? कोई सेंटेंस लिखा है, कोई भी सेंटेंस लिखा है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि किस प्रकार का टेंस है? कोई सेंटेंस ऐसे जैसे देखिए, राम जा रहा है, मोहन रो रहा है, कुछ भी लिख दे तो हम उसको पहचानेंगे कैसे कि हमारा किस प्रकार का सेंटेंस है। तो हम यहाँ पे पहली हेडिंग पढ़ी, कुल मिला के 12 टेंस होते हैं। टेंस तो 3 ही होंगे, लेकिन तीनों पार्ट 4 12 हो जाएंगे। यही 12 इंडिफिनिट के कौन से होंगे, पॉजिटिव होंगे कि निगेटिव होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं। ओके, तो हम कैसे पहचानते हैं कौन सा टेंस है? तो उसीलिए हम पहली हेडिंग डाले हैं। उसके बाद कंटिन्यूअस को कैसे पहचानते हैं, फिर उसके बाद परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, सारे के सारे मैं क्लियर कराता हुआ चलूंगा। तो पहचान इसका क्या होता है कि जब किसी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता ते ती हुआ, हुए, हुई के बाद है, हो, हूँ, आए, तो वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। क्या होता है?
प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है जब किसी वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ या अंत में क्या है, ता तेती है। जैसे वह रहता है, वह रहता है, तो ता तेती के बाद अगर हा है हो हूँ आए तो वहां पर क्या हो जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो जाता है। इसको हम करते कैसे हैं, ट्रांसलेशन करने के लिए जो इसका फार्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया, हेल्पिंग, इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैनर, प्लेस, टाइम, ऐसे अदर लिख दीजिए। क्या लिख दिए, अदर लिख दीजिए। तो अब आप कहेंगे हम सब्जेक्ट कहाँ से लाएं। सब्जेक्ट देखिए कि कोई भी सेंटेंस है, सब्जेक्ट क्या होता है, उद्देश्य। कोई भी सेंटेंस है तो आप उसमें सब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे। तो सब्जेक्ट को पहचानने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, लिखा है वह खाना खाता है। अब आप कहेंगे हम ट्रांसलेशन तो कर दें लेकिन हम सब्जेक्ट कहाँ से पाएं, सब्जेक्ट हम कहाँ से पाएं। तो मैं सीधा सा बताता हूँ, कोई भी सेंटेंस है उस सेंटेंस में आप लगा दीजिए कौन, उस सेंटेंस में आप लगा दीजिए कौन, तो वहां से आपको जो मिलेगा वह हमारा क्या, जो आंसर मिलेगा कौन लगाने के बाद वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इसमें देखिए वह खाना खाता है, कौन खाना खाता है, वह, कौन खाना खाता है, वह खाना खाता है। तो जब आपको सब्जेक्ट की पहचान करनी है इस सब्जेक्ट की, तो हम वहां पर क्या देखते हैं, हम कोई भी वाक्य दिया है, कोई आपसे प्रश्न कर लिया इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो आप कैसे पहचानोगे। कोई वाक्य आप देखिए, उस वाक्य में आप लगा दीजिए कौन, क्या लगाएंगे आप, कौन लगा दीजिए। कौन लगाने से जो आपको उस वाक्य के माध्यम से जो आपको आंसर मिलता है, जो आपको आंसर मिलता है वह क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। जो आपको आंसर मिलेगा वह हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ओके, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये ट्रांसलेशन करने का फार्मूला होता है, हम इसी अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं, होता है, ठीक। अब इसमें एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख लीजिए, वह स्कूल जाता है, नंबर 1। दूसरा, वह रोता है। अब इसमें देखिए मेन वर्ब इसकी क्या है, जाना। मेन वर्ब क्या है, जाना। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। तो मेन वर्ब कैसे करोगे कि भाई मेन वर्ब क्या है, किसी कार्य का होना पाया जाए, किसी कार्य का होना पाया जाए। इसमें देखो जाता है तो ये जाना का है, इसमें ताते ती लगा है। जाना मतलब क्या करना, कोई कार्य हो रहा है। क्या कार्य हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है। कार्य कौन सा हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है। तो जब जहां पर किसी कार्य का होना पाया जाए वहां पर उसको हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। यहाँ पर कार्य जाने का हो रहा है तो ये जाना जो है ये मेन वर्ब होती है। इसमें देखो रोने का काम हो रहा है, मेन वर्ब के साथ ताते ती लगा है, उसके बाद है हूं अर्थात ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर रोने का कार्य हो रहा है तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या होगी, रोता। यहाँ मुख्य क्रिया में तातेती लगा है। भाई इंडिफिनिट का रूल होता है कि मुख्य क्रिया में तातेती हुए के बाद अगर है हो हूँ सहायक क्रिया आती है, हिंदी वाली है सहायक क्रिया, है हो हूँ आती है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट
टेंस होता है। तो ये देखिए रोने का कार्य हो रहा है, ये वर्ब क्या है, ये वर्ब है। अब इसमें आप कहेंगे आप सब्जेक्ट बता दीजिए, कौन स्कूल जाता है वह, कौन रोता है वह रोता है। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, ये सब्जेक्ट है। अभी इसका ट्रांसलेशन मैं पॉजिटिव जब कराने लगता हूँ, इसके सेंटेंस जब बताऊंगा तब पॉजिटिव में वैसे कराता जाऊंगा। बस आप इसको इतना नोट कर लीजिए, हो गया। इंडिफिनिट टेंस। अब इसके अंतर्गत पांच प्रकार के सेंटेंस आते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के सेंटेंस आते हैं इंडिफिनिट के अंतर्गत। 5 प्रकार के आएंगे कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत, 5 प्रकार के आएंगे परफेक्ट के अंदर, 5 ही प्रकार के आएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत। 5 के पांचों, जो इसका 5 रहेगा वही उसका भी 5 रहेगा। नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस। क्या, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। और इसे अफर्मेटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव, या फिर इसे असर्टिव भी कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। अर्थात इसकी हिंदी क्या होती है, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। इसकी हिंदी क्या होती है, स्वीकारात्मक वाक्य होती है। क्या होती है इसकी हिंदी, स्वीकारात्मक। किसी बात को आप एक्सेप्ट करते हो, क्या करते हो, स्वीकार करते हो। मतलब ये नहीं कि वह रोता है, हाँ ऐसे नहीं, वह रोता, उसमें निगेटिविटी ना हो, उसमें क्या ना हो, निगेटिविटी, कोई भी प्रकार के नहीं या नेवर, कभी नहीं, ऐसे कोई वर्ड शब्द उस वाक्य के अंतर्गत ना आए, उसे हम अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य के अंदर कोई भी निगेटिविटी ना आए, मतलब एक सिंपल सा वाक्य हो, वह रोता है, वह पढ़ने जाता है, वह खेलता है। तो इसमें देखो वह खेलता है, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव, सिंपल सा सेंटेंस है। कैसा, सिंपल सा पॉजिटिव। जब इसमें वह नहीं खेलता, यहां पर निगेटिविटी आ गई, तो इसमें क्या होगा, एक सिंपल सा होगा। इसमें इसको हम ट्रांसलेट करने के लिए फार्मूला अगर जनरेट करें तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में यस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस होता है, प्लेस यानी स्थान, प्लस मैनर, मैनर मतलब कैसे। आप कहोगे प्लेस कैसे पहचानेंगे, प्लेस पहचाना हो तो वाक्य में लगा दीजिए कहाँ। अगर मैनर पहचानना हो कैसे, फिर उसके बाद आता है टाइम, टाइम पहचानना हो कब, तो टाइम मिल जाएगा। अगर उसके बाद कुछ बचता है तो अदर में रख दीजिए, अगर उसके बाद कुछ बचता है तो अदर में लिख दीजिए। अब आप देखेंगे कि मेन वर्ब में क्या यस या ईएस लगा है, मेन वर्ब में यस या ईएस। अब आपको कंफ्यूजन होगा कहाँ हम यस लगाएंगे, कहाँ ईएस लगाएंगे, कहाँ हम यस लगाएंगे और कहाँ ईएस लगाएंगे। तो एक नोट डालकर लिख लीजिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही हो या फिर सी हो या फिर इट लगा हो या फिर किसी का नाम हो, तथा सिंगुलर हो। क्या हो, सिंगुलर यानी एक वचन, सिंगुलर हो तो उसके साथ
ईएस का प्रयोग करेंगे, ईएस का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि सब्जेक्ट यू हो, वी हो, दे हो तथा प्लूरल हो। क्या हो? प्लूरल हो। प्लूरल हो तो वहाँ पर हम क्या इसका प्रयोग करेंगे? यस का प्रयोग करेंगे। किसका? यस का प्रयोग करेंगे, यस का प्रयोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अब आप कहेंगे यस या यस, यस या यस भाई साहब वर्ब में लगती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी है, इट है, नेम है, या फिर सिंगुलर है कोई भी सब्जेक्ट, तो वहां पर सब्जेक्ट लिखने के बाद जो मेन वर्ब आएगी उसमें ईएस लगेगा। लेकिन अगर यही सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बन जाता है, या फिर यू रहता है, वी रहता है, दे रहता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर हम क्या करेंगे? मेन वर्ब में यस लगाते हैं। अब आप कहेंगे यस या यस लगाते ही क्यों हैं? यस या यस लगाते हैं, लगाते ही क्यों हैं? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि ये जो मेन वर्ब हमारी रहती है ना, पहले से प्लूरल में रहती है। मेन वर्ब जो रहती है पहले से किस में रहती है? प्लूरल में रहती है। इसे हम सिंगुलर बनाने के लिए से आई एस लगाते हैं। अब आप कहेंगे भाई साहब हमने तो ये पढ़ा है कि हम यस या यस लगाने से प्लूरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यस या यस लगाने से प्लूरल बनाते हैं। ये आप उल्टा बता रहे हैं कि मेन वर्ब में यस या यस लगा देने से सिंगुलर कैसे बन जाएगी। हमने तो ये पढ़ रखा है कि यस या यस लगाने से हमें क्या मिलता है? यस या यस लगाने से हमें प्लूरल नंबर मिलता है। लेकिन यहाँ तो आपने सब उल्टा ही कर दिया कि यस या यस लगाने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो ध्यान रखिए, यस या यस लगाने से वर्ब सिंगुलर होती है। आप जहाँ यस या यस लगाकर प्लूरल बनाते होंगे वो सब्जेक्ट अर्थात नाउन होगा। कोई किसी नाउन में यस या यस लगाने से वह प्लूरल बनता है, न कि वर्ब में। वर्ब पहले से अगर उसमें यस या यस नहीं लगी है तो वर्ब आपकी प्लूरल है। उसे सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या यस लगाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे यस या यस क्यों लगाते हैं? तो ध्यान रखो कि सिंगुलर प्लूरल के साथ यस नहीं लगेगा ना, प्लूरल के साथ यस नहीं लगेगा, सिंगुलर के साथ ही यस या यस लगेगा। वो सब्जेक्ट ऊपर डिपेंड करता है। प्लूरल के साथ प्लूरल हो तो किसी का भी प्रयोग नहीं होगा। यहाँ गलती लिखा गया, उसमें यस लगता है। यस कहाँ पर लगता है? सिंगुलर में यस या यस लगता है। ध्यान रखिए, यस या यस लगाते हैं। लेकिन यदि सब्जेक्ट यू वी दे है, प्लूरल है, तो वैसे ही उस सब्जेक्ट को रख देते हैं। सब्जेक्ट को वैसे ही रख देंगे। सब्जेक्ट को वैसे और वर्ब भी वैसे ही पड़ी रहेगी। प्लूरल है तो प्लूरल के साथ भाई प्लूरल ही आएगा। सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है वो क्या कहता है कि भाई साहब अगर हम सिंगुलर हैं तो हमको सिंगुलर ही चाहिए, हमको प्लूरल नहीं चाहिए। अगर कोई प्लूरल है तो उसे प्लूरल ही चाहिए, उसे सिंगुलर वर्ब नहीं चाहिए। तो यहाँ पर यस या यस, ही सी इट नेम, यस या यस लगता तो है, लेकिन कहाँ पर? जब किसी वर्ब के अंत में, जैसे देखिए वर्ब के अंत में क्या हो? यस एच हो, यस एच हो, ओ लगा हो, यक्स हो, ओ यक्स हो, तो यहाँ पर यस हो अंतिम में, तो वहाँ पर यस या यस का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर यस या यस का प्रयोग करते हैं। अगर यस एच है तो ई एस लगता है, ए है तो ई एस लगता है। सी एच होगा। यहाँ पर ए है तो ई यस लगता,
यहाँ पर ए लगता है, ठीक। तो इतना ए हो गया। अब हम आगे देखते हैं, ए तो हो गया, इसका हम एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं। इनके साथ जो लिखे थे, इनके साथ क्या लगता है, ई एस लगता है सभी के साथ। अगर ए ना आए, ए ना आए तो वहां पर हम यस लगाते हैं, वहां पर हम क्या लगाते हैं, यस लगाते हैं। अगर कहीं वाक्य कोई भी मेन वर्ब है, मेन वर्ब या फिर हम इसे फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब कि जो कोई वाक्य शब्द लिखा है, मेन वर्ब है, उसके अंत में यस यच हो, यक्स हो, ओ हो, सी एच हो, यस हो। अगर इतने हैं उस शब्द के अंत में, अगर इतने शब्द ऐसे शब्द लिखे हैं, यस एच आ गया, सी एच आ गया, अंत वाला शब्द, जैसे ए वाला शब्द, ऐसे वाला शब्द, ए लास्ट वाला शब्द, ये शब्द अगर सी एच आ जाए, यस आ जाए, या फिर ओ आ जाए, या फिर एक्स, या फिर एस एच, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। अगर ए ना आए तो भाई यस लगाइए, शौक से लगाइए, सिंगुलर में लगाइए, प्लूरल में नहीं, सिंगुलर में अगर आए तब। अगर आपके सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो क्या हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तब उस सब्जेक्ट सिंगुलर होने के साथ तब वर्ब में यस एच, एक्स, ओ, सी एच या यस आए तो ई एस लगा दीजिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सब नहीं आए हैं, तो यस लगा दीजिए, तो यस लगा दीजिए। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। वह एक पत्र लिखता है, देखिए तातेती, ए इंडिफिनिट, वह एक पत्र लिखता है। अब तो सब्जेक्ट कौन एक पत्र लिखता है, वह, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, ही। अभी हमने लिखाया है ही, सी, इट, नेम, या फिर कोई सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं, यस या यस लगाते हैं। लेकिन यस कहाँ लगता है, अगर मेन वर्ब के अंत में हो। मेन वर्ब इसमें क्या है, कार्य किसका हो रहा है, लिखने का, किसका, लिखने का। तो काहे माने लिखना होता है, राइट, राइट माने लिखना। तो इसमें देखिए अंतिम का अक्षर कहाँ, अंतिम का जो अक्षर है कहाँ है, यस या इस पांच में से कोई अक्षर है यहाँ पर, नहीं है, कोई भी अक्षर नहीं है, तो इसमें क्या लगेगा, यस लगेगा। वह ही, फिर मेन वर्ब राइट, राइट हो गया। अब इसमें देखो ये पांच के पांचों में से कोई नहीं है, तो इनके साथ यस नहीं बल्कि क्या लगेगा, यस लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट्स। अब बात आती है, अब यहाँ तक लिखी, इसके बाद आपने बताया था कि सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ से ढूंढे, ऑब्जेक्ट कहाँ से ढूंढे, तो ऑब्जेक्ट का सिंपल फंडा है, पहचान करने के लिए क्या लगा दीजिए, किसे लगा दीजिए, या फिर किसको लगा दीजिए। ये तीनों में जो लगाने से जो मिल जाए वही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, वहाँ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का खेला पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में होता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका, क्या लिखता है, क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है, क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है। तो ये हमारा जो एक पत्र है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राइट्स अ लेटर, अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। तो ये हो गया हमारे पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस। मतलब जिस वाक्य में कोई भी निगेटिविटी ना रहे, किसी भी बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, या फिर एकदम पॉजिटिव सिंपल तरीके से किया जाता है, तो वहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस होता है। और पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हमने फार्मूला बताया, इसके पहले लिखे थे, आप लोगों ने नोट किया होगा। फिर उसके बाद यस या यस लगता है, तो कहाँ यस या यस लगता है, यस कहाँ पे लगता है, यस कहाँ पर लगता है। तो ऐसा हम करते हैं। जैसे यहाँ पर अब आ जाए, अब आप लोग कहेंगे एक प्लूरल का एग्जाम्पल, हम
हम किताब पढ़ते हैं। हम किताब पढ़ते हैं। अकेला नहीं पढ़ रहा हूं, यहाँ पर हम सब लोग मिलकर किताब पढ़ते हैं। कौन? हम सब लोग मिलकर किताब पढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? बहुत से लोग। जब बहुत से लोग हो जाते हैं तो वहाँ पर प्लूरल होता है, क्योंकि एक के लिए सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर कौन? हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी होती है। तो यहाँ पर वी। अब क्या? पढ़ना। अब यहाँ पर जो पढ़ना होगा उसमें यस या यस कुछ न काहे माने पढ़ना होता है? रीड माने पढ़ना। वी रीड। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? किताब पढ़ते हैं। वी रीड बुक। वी रीड बुक। तो हम क्या पढ़ते हैं? हम किताब पढ़ते हैं। ए प्लूरल का हो गया। देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ एस या यस नहीं लग। क्यों? क्योंकि वर्ब पहले से ही प्लूरल में होती है। अगर किसी वर्ब में एस या यस नहीं लगा है तो वर्ब प्लूरल है, लेकिन नाउन में एस या यस नहीं लगा है तो सिंगुलर है। अगर वर्ब में यस या ईएस नहीं लगा है तो वह प्लूरल होती है। अगर नाउन में यस या ईएस नहीं लगा है तो वह सिंगुलर होती है। ये समझ लीजिए, नाउन का उल्टा वर्ब होती है। नाउन का उल्टा, इस रूल में नाउन का उल्टा फॉलो करती है। ये यहां तक आप लोगों ने कर लिया होगा। अब यहां देखते हैं दूसरा नंबर क्या था? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है? बात को क्या स्वीकार इसमें किया ही नहीं, इसको नकार दिया जाता है। जैसे मैं नहीं रोता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर, नहीं, यहाँ पर निगेटिविटी आ जा रही है वाक्य में। क्या आ जा रही है? सेंटेंस में हमारी निगेटिविटी आ जा रही है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कह देंगे? ये निगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए फार्मूला जब यूज करेंगे तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जो इंडिफिनिट की, प्रेजेंट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है वो पॉजिटिव में अलाउ नहीं करती है, वहाँ पर एस या यस से काम चल जाता है। लेकिन जब हम निगेटिव में आते हैं तो वहाँ हम उस हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इसमें जो हम फार्मूला हो जाएगा इसका, क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस एच वी अर्थात हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लस नॉट होगा, प्लस मेन वर्ब होगी, और हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? डू या फिर डज। डू या फिर डज हेल्पिंग वर्ब होती है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस मैनर होता है, मतलब तरीका, प्लस टाइम, प्लस अगर कुछ बचता है तो अदर में रख दीजिए। प्लेस मतलब स्थान, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ से स्थान का मिलता है। ये कार्य कैसे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, अर्थात कैसे यानी तरीका पूछा जा रहा है तो मैनर हो जाएगा। कब कर रहे हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है? टाइम हो जाता है। अगर कुछ और बचता है तो अदर में रख दीजिए। और सब्जेक्ट कौन करता है ये काम, कौन, तो जो करता होगा उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। और मेन वर्ब क्या करता, कार्य क्या हो रहा है, वो मेन वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या क्या कर रहा है, क्या किसे किसको लगाइए, देखिए जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और मेन वर्ब आप हेल्पिंग वर्ब आपकी पड़ी है, इसमें नॉट लगेगा।
जैसे एग्जाम्पल, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। वह प्रतिदिन स्कूल। अब इसमें आप देखेंगे, आप कहेंगे दो सहायक क्रिया है, दो हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा किस में लगाएं? तो याद रखिए, इधर देखिए, ये जो डज होगी वो सिंगुलर के साथ लगेगी, अर्थात ही हो, सी हो, इट हो, किसी का नाम हो तो उसके साथ डज, और आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, इनके साथ हम क्या लगाएंगे? डू लगाएं। मतलब प्लूरल के साथ डू और सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए, वह अर्थात ही या फिर सी, नहीं ता है, आ निकल रहा है, मतलब यहाँ पर जो है वो जेंडर कौन सा है? वो मेल है। तो यहाँ पर मेल के लिए हो जाएगा ही। कौन? वह। सब्जेक्ट हमारा क्या मिला? ही। क्या करता है? अब देखिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, सहायक क्रिया क्या होगी? डज। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज। ही डज, अब क्या है? नॉट है। ही डज नॉट, क्या करता है? जाता ही नहीं है, नहीं जाता है स्कूल। अब यहाँ पर आप गो करेंगे, यहाँ गोज मत कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये डज लगा है, उसमें सहायक क्रिया नहीं लगती थी, इसलिए यहाँ पर देखिए ए यस लगा है, इसमें पहले से ही लगा सहायक क्रिया, तो यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखेंगे, गो। ही डज नॉट गो। क्या? क्या? कुछ नहीं दिया है। कहाँ? प्लेस, स्कूल। ये क्या है? कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। तो स्कूल कैसे जाता है? नहीं पता है। कब जाता है? प्रतिदिन जाता है, एवरी डे जाता है। कब जाता है? प्रतिदिन जाता है, अर्थात एवरी डे जाता है। यहाँ पर ये हो गया एवरी डे जाता है। एक डू वाला देख लीजिए, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। तो इसमें देखिए आई के साथ क्या लगेगी? डू लगेगी। तो आई डू, फिर नॉट रीड बुक। नॉट रीड बुक, आई डू नॉट रीड बुक। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। इतना नोट कर लिए, आगे देखते हैं। नेगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। एक नेवर वाला देख लीजिए। लिख लीजिए नोट डालकर। यदि वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो वहाँ पर नेवर का प्रयोग करते हैं तथा नेवर लग जाने से
जाने से डू नॉट या फिर डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है, का प्रयोग नहीं होता है। जब वाक्य में कभी नहीं आ गया, जैसे मैं कभी नहीं जाता हूँ, मैं पढ़ने कभी नहीं जाता हूँ, मैं पढ़ने कभी नहीं जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कभी नहीं, तो यहाँ पर हम कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। जब नेवर लग जाएगा तो हम ये डू नॉट और डज नॉट को साइड में रख देंगे, इसका प्रयोग उस पूरे सेंटेंस में नहीं करेंगे, इसका प्रयोग हम पूरे सेंटेंस में नहीं करेंगे। जैसे चाहे इसमें सब्जेक्ट प्लूरल है चाहे सिंगुलर, कोई मैटर नहीं करता, बस ये नेवर लगा दे, कभी नहीं लगा है, चाहे वह सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, तो लगेगा सिर्फ नेवर ही। डू नॉट या डज नॉट वहां पर प्रयोग नहीं किए जाएंगे। तो मैं कभी नहीं रोता हूँ, मैं कभी नहीं रोता हूँ। आई नेवर वीप, वीप माने रोना होता है, आई नेवर वीप, कभी नहीं, कभी लिए नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, नेवर लगाते हैं। तो कहाँ तक हो गया हमारा निगेटिव। अब है इसमें क्या है इंडिफिनिट में, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के अंतर्गत तीन होते हैं, एक फर्स्ट, एक सेकेंड, एक इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। ओके, तो आज हम अपना यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करिए, ताकि आप लोगों के माध्यम से दूसरे लोगों को भी यह वीडियो मिले। अपने दोस्त यार मित्र जो भी हों आप उनके साथ शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।